Dear students, welcome back to the session Please of share class these 12th lectures with your civics subject friends for the also. session Thank you. 22-23। तो बच्चों कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसके बारे में जाना था, अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बच्चों कल मैंने बताया था आपको कि टुमारो वी विल डू दी कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये बच्चों बेसिक है, और इस बेसिस पे आपने बहुत सारे आगे जाके टॉपिक्स जो है वो करने हैं। तो आइए ये टॉपिक जो है इसको करते हैं बच्चों। कूलम एक पर्सन का नेम है जिसने ये बोला था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, मान लीजिए एक Q1 चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और एक दूसरा Q2 चार्ज है, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और जो ये चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, ठीक है, जहाँ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो अगर ये दो चार्जेस स्टेशनरी हैं, दे आर सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो इसमें जो इन दोनों में बच्चों चार्जेस में फोर्स रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट कूलम ने ये बताया। उसने उसके बाद उसने ये बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो वो इंटरेक्शन फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो जैसे ही इन दोनों को अब हम कंबाइन कर देंगे, तो आफ्टर कंबाइनिंग इट यू विल गेट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद यू विल ऑलवेज गेट ए कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया कूलम फोर्स का। ठीक है, ये कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि F इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब बारी आती है कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू की। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है बच्चों द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिपेंड्स अपॉन किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो बच्चों ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उसकी नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली इट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स चूजन, जो हमने यहाँ पे सिस्टम यानी कि यूनिट के सिस्टम मानने चूज किए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सीजीएस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, सीजीएस सिस्टम को आपने +1 में पढ़ा था, तो सीजीएस सिस्टम में बच्चों ये के की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब आपकी जो फोर्स थी वो किसके इक्वल आ गई, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर यही वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे सिस्टम ऐसा ही सिस्टम चूज करते हो, तो ये के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। ठीक है, इसका मतलब, और बाकी मैं चलो इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है आपका वो चेंज कर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब बारी आती है इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू है, जिसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बच्चों हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। याद रखना मेरी बात, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो
अब अगर इसके बाद इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आप लोग लिख लो, वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है। तो इसके लिए जो यूनिट होंगे वो क्या रहेंगे, वो बच्चों, क्योंकि एप्सिलॉन देखिए इसमें नीचे है, ठीक है, ये आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है, तो इसको आपने रिवर्स कर देना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसके यूनिट आएंगे। ओके। और फॉर द मीडियम, याद रखना मेरी बात, फॉर मीडियम, अगर ये तो फ्री स्पेस की बात होगी, ठीक है, फ्री स्पेस ऊपर मैंने लिखा है ऑलरेडी, तो फ्री स्पेस में अगर यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम आता है, तो बच्चों फिर हम एप्सिलॉन ये वाला जो है इसको मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बजाय अकेला एप्सिलॉन ही लिखते हैं, जिसके स्पेलिंग ये होंगे, ठीक है, एप्सिलॉन। ओके। इंस्टेड ऑफ क्या लिख देंगे हम, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह आप ये यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हम यहाँ से बना लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ से आपने अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है उसको डिड्यूस करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड ले जाओगे, यहाँ पे 1/4 पाई डिवाइड बाय एफ, ठीक है, ये भी नीचे आ जाएगा, और साथ में आएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि फोर्स, फोर्स जिसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन इससे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला मास का तो m1 ही रहेगा, एक्सेलरेशन होता है LT-2, ठीक है। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे दो चार्जेस हैं, चार्ज के आपको पता है चार्ज कैसे निकालते हैं हम, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट क्या थे, कल हमने किया था, करंट को हम एम्पियर और टाइम यहाँ पे टी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों डायमेंशनल फार्मूला Q1 Q2 A इंटू टी हो गया। ओके। तो आप दो बार लिखोगे, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं स्केयर कर देता हूँ क्योंकि मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद स्केयर याद रखना, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिखा है, एक्चुअल में अगर आप कॉमा डाल दो फिर ये स्केयर नहीं आएगा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके। तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। उसके बाद आर का डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता ही है, वो क्या रहेगा, एल एल रहेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज यहाँ पे ए इंटू टी दो बार लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, डिवाइड बाय अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई की तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो हमने कुछ लिखना नहीं। इसके बाद एफ, एफ का डायमेंशनल फार्मूला आ गया MLT-2, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये आएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कैसे करना, देखिए टी टी, ठीक है, टी यहाँ पे दो बार आ जाएगा, और ये -2 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे। एम्पियर दो बार लिखेंगे, एम एक बार ये -1 पावर हो जाएगी, ठीक है, और एल जो है 3 टाइम्स जो है ऊपर जाके नेगेटिव के हो जाएंगे। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इट विल कम आउट टू बी m-1, ठीक है, A2 आ जाएगा एम्पियर, L-3, आफ्टर दैट T यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो भी बच्चों जरूरी है, बिकॉज आपको मे बी MCQ भी आए पेपर में। सो आप लोगों को ये टॉपिक इसके डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर आपको यही डायमेंशनल फार्मूला कूलम कांस्टेंट के लिए आ जाता है, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है कि डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। ओके। तो कूलम्स कांस्टेंट अभी हमने के की वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इसका जो कूलम कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो मैं सीधा यहाँ पे के ही लिख देता हूँ, कूलम का फार्मूला कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं तो स्टेशनरी चार्जेस, तो आपका फार्मूला ये रहेगा कूलम फोर्स के लिए। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k विल बी इक्वल टू f इंटू आर स्केयर डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2। ओके। डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने f के लिए निकाला था MLT-2,
ऊपर यहाँ पे आ जाएगा L2, ओके। नीचे ये क्या आ जाएगा AT, ठीक है। और साथ में फिर दोबारा आप AT लिख दोगे तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया देखिए, M एक बार लिखोगे, ठीक है। मतलब जो आपने पहले आपने किया था उसमें जो साइन है, जो प्लस की वैल्यू है उसको आपने माइनस में कर देना है और माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कर देना है, ठीक है। देखिए ये जो अभी हमने किया था इसके अकॉर्डिंगली, ओके। तो यहाँ पे T4 पॉजिटिव है और इस केस में ये माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाने और कुछ नहीं होना, ओके। तो ये भी डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछा जा सकता है, ओके। एमसीक्यू अगर पेपर में आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? तो बच्चों यूनिट्स के चार्ज जो है सबसे पहले हम एसआई सिस्टम में बात करेंगे। इन एसआई सिस्टम ऑफ सिस्टम द यूनिट ऑफ, सीधा लिख लो, द यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। यूनिट्स ऑफ चार्ज इन, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कूलम्स, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? कूलम, ओके। कूलम लिखते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन वन कूलम, क्या है? डिफाइन वन कूलम आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आइए बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ कूलम्स फोर्स, आपने अभी पढ़ा कि दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्केयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्केयर ये वैल्यू आएगी, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे Q1 और Q2, ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे Q के साथ रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, देन साथ में R की वैल्यू आप 1 मीटर ले लो, ठीक है। और बच्चों जो फोर्स है, ठीक है, F की वैल्यू है, F आप ले लो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो आपको ये तो पता ही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ ही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करो। फोर्स की वैल्यू भी हमने 9 इंटू 10⁹ ले ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹ ही होगी। तो Q1 इंटू Q2 जो है वो Q स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय M, यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉरी R की वैल्यू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर 1 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब ये इसके साथ कट गया, इट मीन्स Q स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से डिफाइन करना है कि चार्ज जो है उसको आप 1 कूलम कब बोलोगे? अगर आपके पास कोई मतलब वहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक है, दो इक्वल या फिर सिमिलर, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, और उनमें फ्री स्पेस में फोर्स जो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन जो है लग रही है, ठीक है। तो हाउ यू विल डिफाइन 1 कूलम? लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 कूलम इज दैट मच फोर्स, ठीक है, दैट मच चार्ज, सॉरी, दैट मच चार्ज, ठीक है, which repel repel an equal and similar charges, ठीक है, similar charges placed at 1 meter in free space, ठीक है, in free space with force, जो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है विद फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। तो ये एसआई सिस्टम में हो गया। आगे बच्चों अगर आपको पूछ लिया जाए कि इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट जो हैं वो क्या रहेंगे? तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट जो हैं चार्ज के वो रहते हैं ईएसयू, ठीक है। ईएसयू जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ लिख लो, ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। या फिर इसको बच्चों फ्रैंकलिन भी हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, ओके। तो आइए अब इसको भी डिफाइन करते हैं बच्चों 1 ESU को। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी हमारे पास F की वैल्यू किसके इक्वल आई थी? देखिए Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे Q1 और Q2 को Q मान लेते हैं, ठीक है, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम है वो हम यहाँ पे कितनी मान लेंगे, जो 1 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है K की वैल्यू को CGS सिस्टम में 1 ही होगी, तो आपका फार्मूला अकॉर्डिंगली ये चेंज कर जाएगा। यहाँ पे 1 K की वैल्यू 1 यहाँ पर लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ओके। तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने फोर्स जो है वो 1 डाइन यहाँ पे लेनी है, ठीक है। 1 डाइन आपको पता है न्यूटन ऐसा ही यूनिट होते हैं, और डाइन जो है सीजीएस सिस्टम होता है जिसमें 1 डाइन जो है वो न्यूटन के साथ ऐसे रिलेट करता है 10⁵ फॉर्म, ओके। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये भी 1 कर दोगे, तो क्यू स्केयर डिवाइड बाय ये भी 1 यहाँ पे कर दोगे, तो दैट मीन्स क्यू स्केयर कितना आ गया, 1। दैट मीन्स क्यू जो है उसकी वैल्यू प्लस माइनस से 1 आ जाएगी। 1 हम क्या लिखेंगे, स्टैट कूलम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। अब याद रखना सीजीएस सिस्टम में इसको स्टैट कूलम बोलेंगे। और बच्चों जो 1 स्टैट कूलम है वो किसके इक्वल आया, आइए इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। 1 स्टैट कूलम इज दैट मच चार्ज, ठीक है, दैट मच चार्ज विच repel, क्या, which repel an and similar equal and similar charges placed at placed at 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर in free space, in free space with a force of 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन फोर्स यहाँ पे लग रही है, ओके। तो ये डेफिनेशन होगी स्टैट कूलम की, ओके जी। उसके बाद बच्चों अब हमने कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन है वो भी डिराइव करना है। तो उसको डिराइव करने से पहले एक मैं आपको और यूनिट बता देता हूँ। इसको बच्चों 1 EMU बोलते हैं हम, ठीक है, 1 EMU जो कि 10 कूलम के इक्वल होता है। अब ईएमयू क्या है, ईएमयू होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि 10 कूलम के इक्वल होते हैं, फाइन। मूविंग चार्जेस के लिए ये होता है, ठीक है, मूविंग चार्जेस के लिए याद रखना, मतलब एडिशनल नॉलेज के लिए, ओके। बाकी इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो आइए बच्चों अब हम कूलम और स्टैट कूलम के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम एंड स्टैट कूलम के ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, अभी हमने F के लिए रिलेशन निकाला था। F इज इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब SI सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे फोर्स जो है उसको बच्चों डिफाइन किया था। कूलम को डिफाइन करने के लिए हमने फोर्स यहाँ पे क्या बोली थी कि 9 इंटू 9 न्यूटन होगी। और चार्जेस यहाँ पे अब हम बच्चों 1 कूलम ले लेते हैं। सपोज दोनों चार्जेस जो हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऐसे ही रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 कूलम इसका स्केयर आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है, स्केयर। आप साथ में यहाँ न्यूटन भी लिख सकते हो, फाइन। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब जो सीजीएस सिस्टम में क्या था, सीजीएस सिस्टम में हमने फोर्स जो थी वो 1 डाइन ली थी, ठीक है। अब जो चार्ज है, दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस को हम स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम के इक्विवेलेंट लिखेंगे, और जो आर डिस्टेंस होगी उसको 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 डाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्टैट कूलम इसका स्केयर, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर इसका होल स्केयर, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सेकंड और सेकंड और थर्ड इक्वेशन, ठीक है, दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मतलब सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ डाइन डिवाइड बाय सॉरी न्यूटन, नीचे क्या आ जाएगा 1 डाइन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ऐसे ही रहने दो। जहाँ आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा भी सकते हो, तो के कांस्टेंट आएगा, वो तो चलो
वो हम यहाँ पे मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आ गया तो उसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है? बाकी ये मतलब सोचना कि यहाँ पे वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 आनी है और इसमें तो वो वैल्यू आएगी, ठीक है? मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू आनी है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप यहाँ पे इक्वल टू लिख लो क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है अब। तो यहाँ पे आ गया 1 कूलम इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये आ गया स्टैट कूलम होल स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? नीचे आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आपने इसको सॉल्व करने कैसे करना है? देखिए, आपने कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन निकालना है ना, तो इसको आप चाहे लेफ्ट साइड पे रहने दो, चाहे राइट साइड पे रहने दो, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है? तो अब आपके पास कूलम स्क्वायर इसको यहाँ ही रहने दो, स्टैट कूलम जो है इसको इस साइड रहने दो, ठीक है? मतलब ये राइट साइड ही है, ये सारी वैल्यू को आपने लेफ्ट साइड ले जाए, तो ये मैं दोबारा इस साइड ही मतलब राइट साइड लिख देता हूँ, ठीक है? अब मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 1 मीटर जो है ऊपर चला जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि जो डाइन होते हैं, डाइन 10 रेज़ टू पावर 1 न्यूटन जो है 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो इसकी पावर जो है 2 है, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ सेंटीमीटर जो ये वाले स्क्वायर कट जाएंगे, डाइन के साथ डाइन कट जाएंगे और जो 10 रेज़ टू पावर 2 था वो बच्चों यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है? मतलब 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ओके? 10 रेज़ टू पावर यहाँ 4 आ गया, तो ये आ गया 9 इंटू अब कितना बना देखिए बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 कितना हो गया 8, ठीक है? तो अब आपने कूलम यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है? स्क्वायर काट दो, नीचे स्टैट कूलम है, इसका भी स्क्वायर काट दो, इसका बच्चों फिर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये प्लस माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 यहाँ पे के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स अब आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो 1 कूलम है दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb, ठीक है? So this is a relation between 1 coulomb and 1 कूलम दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 स्टैट कूलम। अगर आपको यही रिलेशन बच्चों 1 EMU में पूछ ली जाए, यानी कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो मूविंग चार्जेस के लिए होता है, तो आपको मैंने अभी बताया था वो 10 कूलम के इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स 10 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 के साथ ही इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इज़ टू 9 की जगह वो 10 बन जाएंगे, ठीक है? तो स्टैट कूलम के इक्वल आ गया, ओके? तो ये रिलेशन था, ठीक है? इसको बच्चों अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है? तो स्टैट कूलम और कूलम में रिलेशन मैंने आपको आज ये भी करवा दिया। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही हम बच्चों कंपैरिजन करते हैं क्योंकि आपको पता है जो हमने कूलम लॉ पीछे हमने किया था, वो बच्चों हमने किसमें किया था? वो किया था एक फ्री स्पेस में, ठीक है? लेकिन अगर किसी मीडियम में आ जाए तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन फिर जो परमिटिविटी है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले तो इन फ्री स्पेस इसको डिफाइन कैसे करना है? देखिए इन फ्री स्पेस हम कूलम्स लॉ कैसे लिखेंगे? तो कूलम्स लॉ फ्री स्पेस में, ठीक है? इन फ्री स्पेस कूलम्स लॉ चार्जेस वही रहेंगे, फोर्स वही रहेगी जो हमने पीछे किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है? अगर बच्चों यही सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसको आपने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है? तो इन अ मीडियम इन ए मीडियम द कूलम लॉ उसके लिए कूलम फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ यहाँ ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ जो फोर्स रहेगी एफ एम उसका फार्मूले में आप एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख दोगे, ठीक है? यही हमने किया था, तो आर स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो इसको आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मान लोगे। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से बच्चों डिवाइड कर देना है, तो एफ नॉट डिवाइड बाय एम, ठीक है? एफ नॉट डिवाइड बाय एम
एम नॉट, ठीक है, एफ नॉट डिवाइड बाई एम नॉट, ये आपका रिलेशन आ जाएगा, जिसमें अब आप देख सकते हो 1/4 पाई, 1/4 पाई Q1 Q2 Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ही यहाँ पे जो फैक्टर है वो बचेंगे। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन क्योंकि नीचे है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये नीचे ही रहेगा इस एक्सप्रेशन में, और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये आपकी एफ नॉट अपॉन एफ एम जो है उसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है, जिसको हम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एप्सिलॉन आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम अब आएगा जिसको हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब कंपेयर्ड विद दी फ्री स्पेस परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ओके। अब बच्चों आप लोगों ने, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कहाँ फिर हम इसको मतलब कि अप्लाई कहाँ करते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको पता है कि जो NaCl है उसमें भी आप मान लो यहाँ पे दो चार्जेस ही हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, और ये सर्टेन डिस्टेंस, कुछ भी इसमें डिस्टेंस मान लो, ठीक है। अब जब अगर आप इसको फ्री, इस सेटअप को आप फ्री स्पेस में रख रहे हो, तो फ्री स्पेस में बच्चों इसकी वैल्यू जो है एफ नॉट के इक्वल आएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। अब यही अगर आप ये सेम सेटअप को आप वाटर में रख दो, दूसरे मीडियम में रख दो, ठीक है, तो वाटर में रखने के बाद ये बच्चों एफ डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की रेशियो किसके इक्वल है, के क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो वाटर है, वाटर का बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, ठीक है, क्या होता है, 80 होता है, तो इसका मतलब एफ नॉट डिवाइड बाई एफ डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हो गया तो दैट मीन्स जो बच्चों फोर्स है, ठीक है, फोर्स इन दी वाटर, वाटर में जो फोर्सेस है वो फ्री स्पेस में फोर्सेस से 80 टाइम्स रिड्यूस कर जाएंगी, ठीक है, रिड्यूस कर जाती हैं। तो यही कारण होता है कि NaCl जो वाटर में, क्योंकि NaCl एक आयनी कंपाउंड है, फिर भी वो पानी में ब्रेक कर जाता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि आयनी कंपाउंड तो स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना गया है, ठीक है, तो फिर भी वो ब्रेक कर जाता है, उसका कारण यही रहता है कि ड्यू टू दी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसमें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो कि 80 है, या 81 भी बोल देते हैं, ठीक है, तो 81 या 80 टाइम्स रिड्यूस कर जाती हैं फोर्सेस, जिसकी वजह से वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, ठीक है, ओके। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट, अब डेफिनेशन तो आप अब लिख ही लोगे बच्चों, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन क्या होगी, उससे पहले मैं दोबारा यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, हमारे पास एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम दैट इज इक्वल टू के, या फिर एप्सिलॉन आर, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें बच्चों याद रखना के की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी, ठीक है, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लेसर विल बी दी, यहां लेसर लिखना है, विल बी दी फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, जो अभी हमने वाटर वाली बात करी ना, वही सेम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो बच्चों डिफाइन कैसे करना है, दिस इज दी रेशो, आप क्या लिखोगे कि इसकी यहाँ से वर्डिंग देख लो, आप लोग खुद बना लो, कि रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, हाँ ऐसे लिखोगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी।
अगर आपने फोर्स की टर्म्स में देनी है के की डेफिनेशन, तो के विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी आल्सो इक्वल टू द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ फ्री स्पेस, ठीक है, इन अ फ्री स्पेस टू द फोर्स ऑफ द सिमिलर चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन सम मीडियम, ठीक है। अगर आप उसी सेटअप को मीडियम में रख दो तो दोनों की जो रेशो है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। अब याद रखना इसका बच्चों एक और नाम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, SCIV इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव कैपेसिटी, ओके। so this is also the formula or the another name of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बच्चों एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड फोर्सेस हैं और दोनों ही रेशो में एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ रही है, तो मतलब ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे कि हमने अभी जाना था, ठीक है। मीडियम के ऊपर डिपेंड कैसे करेगी कि अगर फॉर एयर, एयर की बात करो तो के फॉर द एयर ये बच्चों 1.006 होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए ये बच्चों 1 होता है एग्जैक्टली। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, यही बच्चों हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू रहती है 1.0026, ठीक है। उसके बाद वाटर की तो अभी मैंने बता ही दी है, वाटर की 80 रहती है, ठीक है। तो एंड इट ऑल्सो ये भी याद रखना, इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना, टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज कर सकती है। और बच्चों ग्लास के लिए ये वैल्यू जो है 5 to 10 रहती है, ठीक है। उसके बाद माइका, ठीक है, माइके के लिए ये बच्चों 3 to 6 रहती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए ये बच्चों इनफाइनाइट होती है, ठीक है। मेटल्स के लिए ये क्या है? इनफाइनाइट होती है, याद रखना, ठीक है। अब बच्चों ये भी याद रखना, अगर आप दो चार्जेस जो Q1 थे Q2 थे, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड अगर आप इंक्रीज कर दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इंक्रीज्ड टू, मान लो n टाइम्स, ठीक है। अगर आप n टाइम्स इंक्रीज कर देते हो और जो उनके उनमें डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस r है उसको भी आप इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। कितना? n टाइम्स ही, ठीक है। n टाइम्स अगर इंक्रीज कर दोगे तो बच्चों देयर, याद रखना, देयर विल बी, ठीक है। अगर आप चार्जेस को, सेम चार्जेस को उतने टाइम इंक्रीज कर दोगे या स्केयर ऑफ द डिस्टेंस जो है उसको भी इंक्रीज कर दोगे तो देयर विल बी, ये याद रखना, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ओके। तो ये बातें बच्चों याद करने वाली हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, अगर आपको पेपर में लिमिटेशन पूछ लें, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कूलम फोर्स, क्योंकि आपको पता है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है, ठीक है, और मीडियम के में डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, तो दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। कारण क्या है? कारण यही है कि जो फोर्स बिटवीन two charges, they are separated by uh, certain distance, depends upon the nature of, जैसे कि अभी हमने बात करी, नेचर ऑफ द मीडियम इन, ठीक है, उनके मीडियम नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंडली कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है। कब ये वैलिड नहीं होता? जब बच्चों इन दोनों में, दो चार्जेस में डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस वो बच्चों लेस देन, ठीक है, लेस देन 10⁻⁻15, यानी कि फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी के से कम उनमें डिस्टेंस आ जाती है, तो वो बच्चों फिर वैलिड नहीं रहता। सेकेंडली इट इज वैलिड, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस,
क्या मूविंग चार्जेस के लिए ये नहीं है, हमने यहाँ पे स्टेशनरी चार्जेस की बात करी है, ठीक है? तो ये आपके नोट्स ही बन गए, इसको कॉपी पे ऊपर एज़ इट इज़ ही लिख लेना, साथ-साथ ही नोट करते जाया करो, ओके? ऐसे आपके सारे के सारे नोट्स बन जाने हैं। सिंसियरली करो, बाकी सारे बच्चों को भी पहुँचाओ ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, अपनी क्लास के, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। डेली के डेली आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों मैंने ऐसे ही करवा देनी है, पूरा साल, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बच्चों हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक होगा और साथ में इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हम कल करेंगे क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल हैं, ये दोनों के दोनों आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्रूफ करेंगे कि अगर चाहे फोर्सेस जो हैं फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, चाहे सेकंड के ऊपर फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है, दोनों बच्चों सेम होती हैं लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? मतलब कि ये न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे फॉलो करती हैं, ओके? न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करती हैं, ये हम कल करेंगे टुमारो, ओके? तो टुमारो वी विल डू दिस, ओके? थैंक यू सो मच। बाकी बच्चे सभी बच्चों को ये पहुँचा देना, ठीक है? उसके बाद बच्चों हम इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी आस है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है? थैंक यू बच्चे, बाकी बच्चों को प्लीज़ ज़रूर पहुँचा देना। थैंक यू।